हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। आज के इस वीडियो में हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डाइजेशन को कंप्लीट कर लिया था पूरी तरीके से। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होना था वो प्रोसेस पूरी हो चुकी थी। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, कैसे एब्जॉर्प्शन होगा। तो हमको पता है कि हमने कहा था कि जो डाइजेशन होता है वो ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक में भी होता है बट बहुत थोड़ा सा होता है, कुछ सेलेक्टेड और बहुत थोड़ा सा। उसी सेम तरीके से अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन में भी क्या होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है, अगर हम एक रेशियो देखते हैं तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन स्टमक से भी होता है बट द प्रपोर्शन इज हाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है वो सबसे ज्यादा होता है। तो जितने भी फूड डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, आज जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो वो वहीं से एब्जॉर्ब भी कर लिए जाते हैं। तो देखते हैं कि कहानी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको एक स्ट्रक्चर दिखता होगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये देखिए आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है? ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं विलाई। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं विलाई। और दिस इज द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। ये ल्यूमेन है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कई वेन्स या ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं और यहाँ पे भी ब्लड का मतलब कैपिलरीज हैं जो यहाँ पे भी ब्लड का सप्लाई कर रहे हैं। तो आप जब स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में देखोगे, उसकी वॉल्स को, उसके इनर साइड के वॉल को देखोगे तो आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं कुछ। मान लीजिए अगर हम मानते हैं कि ये हमारा वॉल है तो यहाँ से ऐसे आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं। इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं विलाई। अब सोचने वाली बात ये है कि मैम ये विलाई ऐसे क्यों है? जैसे हमने कहा कि मान लीजिए ये आपका ल्यूमेन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्यों ये सीधा क्यों नहीं रह रहा है? विलाई है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे सीधा रहे, यहाँ कह दे कि ये एरिया जो है विलाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें क्या कराना है? एब्जॉर्प्शन कराना है। क्या कराना है? एब्जॉर्प्शन कराना है। और इसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जा रही है। आप खुद ही सोचो कि अगर यहाँ से यहाँ तक की, मान लीजिए हम दो थ्रेड को लेते हैं, दो धागे को लेते हैं, एक को हम इस तरीके से अरेंज कर दे, हम स्पेस सेम ही ले रहे हैं, ठीक है, इतनी स्पेस में बात करेंगे। हमने धागे को ऐसे ऐसे फिर ऐसे 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 ये हमने करा है, ठीक है। और एक साइड हम क्या करें? सीधा धागा ले और ऐसे रख दे। अब आप सोचो कि किसमें ज्यादा धागा यूज हुआ होगा, ज्यादा धागा किसमें लगा होगा? अगर इस वाले धागे को हम खोल देंगे, इसकी तरह सीधा कर देंगे तो ये न जाने कितना लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? इस तरीके से ये हो रहा है कि सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। सरफेस एरिया बढ़ाने की जरूरत क्यों है? क्यों हम सरफेस एरिया को बढ़ाना चाह रहे हैं? क्यों हमें ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए? ज्यादा सरफेस एरिया हमें इसलिए चाहिए कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अभी आप देखो, एक ये वाला केस है हमारे पास, एक ये केस है। अगर यहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो सिर्फ यहाँ 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 से होगा।
अगर यहाँ से हो रहा है तो यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, फिर ये देखिए सरफेस एरिया बढ़ने का फायदा हो रहा है कि भाई एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा जगह मिल पा रही है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा जो विटामिन्स, प्रोटीन्स या जो भी फूड पार्टिकल्स है जो हमारे लिए यूजफुल हैं वो उतना ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाएंगी। और अल्टीमेटली हम चाहते भी यही है, अब हम ऐसा तो नहीं चाहते कि हम जो भी खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब ना होकर के एक्सक्रीट आउट हो जाए, तो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। उसमें से जितना ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो इसी अच्छाई के लिए जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उसके ल्यूमेन पे विलाई प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सरफेस एरिया को बढ़ाने की नौबत क्यों आई, जरूरत क्यों आई? क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो, ठीक। और हम ये भी जान गए हैं कि भाई सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अब हम वही बात कर रहे हैं जो अभी तक मैंने बताया वही यहाँ पे, द टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड फ्लूइड। अब तो क्या हो रहा था, देखिए फूड पार्टिकल्स हम खा रहे थे, फिर वो क्या हो रहा था, उसको सलाइवा से मिक्स हो रहा था, फिर पेट में जा रहा था, फिर ओइसोफेगस से स्टमक, वो काइम में कन्वर्ट हो जा रहा था। अभी क्या है, वो अपने स्मॉल, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में टूट चुका है, वो फ्लूइड के फॉर्म में हो चुका है। तो जो फ्लूइड होता है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड फ्लूइड फूड की जो क्वांटिटी होती है दैट मस्ट बी एब्जॉर्ब पर डे इज अबाउट 8 to 9 लीटर। अगर हम फ्लूइड फूड की बात कर रहे हैं तो जो फ्लूइड फूड है वो एक दिन में 8 से 9 लीटर फ्लूइड फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है, जिसमें से इस 8 से 9 लीटर में से अगर हम देखें तो सिर्फ 1 से 1.5 लीटर जो होता है वो 1 से 1.5 लीटर को हम छोड़ दें तो बाकी जितने हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। टोटल क्वांटिटी हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक अप्रॉक्स डाटा है कि 8 से 9 लीटर जो फ्लूइड फूड है वो डेली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। डेली हम कितने फ्लूइड फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं? 8 से 9 लीटर। उसमें से 1.5 लीटर आप निकाल दो, लगभग 1.5 लीटर छोड़ करके बाकी जितना अमाउंट बच रहा है वो क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब किया जाता है। तो हम कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो बेस्ट एब्जॉर्प्टिव एरिया होता है। The stomach is poor absorptive area। स्टमक जो होता है पुअर एब्जॉर्प्टिव एरिया होता है। जैसा मैंने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कहते हैं कि बेस्ट एब्जॉर्प्टिव एरिया होता है, लेकिन हम वहीं दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि स्टमक इज द पुअर एब्जॉर्प्टिव एरिया। अब आप सोचो कि क्यों इंटेस्टाइन जो है वो बहुत हाई एब्जॉर्प्टिव एरिया है, गुड बेस्ट एब्जॉर्प्टिव एरिया है, वहीं ऑन द अदर हैंड स्टमक इज द पुअर एब्जॉर्प्टिव एरिया। ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो आप, 2 मिनट अपने दिमाग पे जोर डालो और सोचने की कोशिश करो। अभी मैंने आंसर ऑलरेडी बता दिया है, आपको बस सोचना है कि क्या हो सकता है। होता ये है कि हमारे इंटेस्टाइन में मैंने बोला कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है जिनको हम विलाई कह रहे हैं, जो सरफेस एरिया को बढ़ा दे रहे हैं और फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन हमारे स्टमक में कोई भी विलाई नहीं होता है। विलाई के न होने की वजह से जो हमारा स्टमक होता है वो पुअर एब्जॉर्प्टिव एरिया होता है, जबकि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वो क्या होता है, वो एक गुड एब्जॉर्प्टिव एरिया होता है। तो हमने क्या क्या देखा कि हमने देखा कि भाई हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वो सबसे अच्छा एब्जॉर्प्टिव एरिया होता है। और क्या हो रहा है, 8 से 9 लीटर अगर हम बात करें फ्लूइड फूड की तो 8 से 9 लीटर फ्लूइड फूड जो है वो एक दिन में एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। और हमारा स्टमक जो है वो अच्छा नहीं होता है, वो पुअर होता है, वो पुअर एब्जॉर्प्टिव एरिया उसको मानते। क्यों? क्योंकि उसके पास विलाई नहीं है। विलाई नहीं है लेकिन दैट डजंट मीन कि वो एकदम काम नहीं करता है, वो थोड़ा बहुत काम करता है। थोड़ा बहुत में क्या काम करता है, तो
ओनली सर्टेन ड्रग्स सच एज एस्पिरिन एंड अल्कोहल, बहुत कुछ ही थोड़े से ड्रग्स जैसे एस्पिरिन और अल्कोहल की हम बात करें तो वो हमारे स्टमक में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, आर एब्जॉर्ब इन स्टमक। ओनली फूड पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं। जबकि देखो हम क्या कह रहे हैं, फूड पार्टिकल्स दो चीजें हैं हमारे स्टमक में। क्या हो रहा है, हालांकि स्टमक हमारा पुअर एब्जॉर्प्टिव एरिया है, हम ये नहीं कह रहे कि एकदम एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि स्टमक जो है वो हमारा पुअर एब्जॉर्प्टिव एरिया है, ठीक है, पुअर है, बट ये थोड़ा बहुत कर रहा है। तो क्या कर रहा है, एस्पिरिन और अल्कोहल जैसे ड्रग्स को वहां से वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब बचे फूड पार्टिकल्स कहाँ से एब्जॉर्ब होंगे, बचे फूड पार्टिकल्स जो हमारे हैं वो आकर के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। अब क्या बच रहा है, अब वाटर कंटेंट बच रहा है। वाटर कंटेंट कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, तो जब फूड कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उसके बाद जो भी चीजें बच रही हैं उनको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, और वहां पे क्या होता है, उस कंटेंट में से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, फिर वो कंटेंट एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। कहानी क्या हुई, पेट से जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है तो अल्कोहल, एस्पिरिन, इस टाइप के जो ड्रग्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब स्टमक में आया तो वहां पे जो भी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होनी है पहले वो होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद डाइजेशन की जो प्रोसेस होनी है वो होगा, डाइजेशन होने के बाद अब एब्जॉर्प्शन होगा। जितने भी फूड पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं हो रहा है। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन से होगा। फिर उस पार्टिकल्स को जो बचे हुए चीजें हैं उनको कहां भेजा जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा। वहां पे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर होंगे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, फिर जो बचा वो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। यही एक मोटा मोटी कहानी है एब्जॉर्प्शन की, मोटा मोटी कहानी यही है एब्जॉर्प्शन की, इसी तरीके से हो रहा है। अब हम कहते हैं कि हमारे फूड में बहुत सी चीजें प्रेजेंट होते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, बहुत सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, तो चलिए दिमाग खोल लीजिए, एकदम बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है। 2 मिनट अगर आप समझदारी से समझोगे तो ये आपको तुरंत का तुरंत समझ में आ जाना है। अब देखो क्या हो रहा है, ये हमारा है विलाई, ये हो गया इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, दिस इज इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, दिस इज विलाई, ये हमारा एंट्रोसाइट्स या म्यूकोसा सेल हो गया, और ये हो गया हमारा ब्लड कैपिलरीज। अब काम क्या करना है, अभी हमारी जो भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हम कार्बोहाइड्रेट का करा रहे हैं एब्जॉर्प्शन, तो ये अभी हमारा यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है ल्यूमेन में। हमें क्या करना है, इसको इस ल्यूमेन से निकाल करके इस ब्लड कैपिलरीज तक लाना है। ब्लड कैपिलरीज तक लाने के लिए बीच में एक और घर पर पड़ रहा है जिसको हम कह रहे हैं इंट्रोसाइट या म्यूकोसा सेल। तो अब ये क्या हुआ, उड़ के डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में नहीं आ सकता, इसके घर आने के लिए इसको इसका घर पार करना पड़ेगा। अब ये पार कैसे कर रहा है यही हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए क्या है, जो एंटेरोसाइट्स या म्यूकोसा सेल है, इस एंट्रोसाइट या म्यूकोसा सेल के पास एक पंप है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब इस सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से हो क्या रहा है, जो भी सोडियम आयन यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो भी सोडियम आयन इस एंटेरोसाइट्स में प्रेजेंट है, ये सोडियम आयन जो हो रहा है ये बाहर कर दिया जा रहा है। जो भी एंटेरोसाइट या म्यूकोसल सेल में जो सोडियम आयन प्रेजेंट थे वो बाहर आ जा रहे हैं और अंदर जा रहा है पोटेशियम आयन। आप नहीं याद रखोगे कि अंदर पोटेशियम आयन जा रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको बेसिकली ये याद रखना है
कि सोडियम आयन बाहर आ रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से जो सोडियम आयन है वो बाहर आ जा रहा है, बाहर भेज दिया जा रहा है। अब आप सोचो कि आपके पास अगर पैसे हैं, 100 रुपए हैं, और उस 100 रुपए को आप किसी को देते जाओ, मान लो 10 रुपए आज दिया, 5 रुपए कल दिया, 2 रुपए फिर दिया, फिर ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे देते जा रहे हो, तो आपके पास पैसे की कमी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि पैसा आपके पास से जा रहा है, न कि आ रहा है। पैसा आपके पास से जा रहा है, और जब पैसा आपके पास से जा रहा है तो आपको पैसे की कमी आपको फील होगा। सेम चीज वहां पे भी, यहाँ पे भी हो रहा है। एंटेरोसाइट में सोडियम आयन प्रेजेंट तो हैं, बट वो बाहर भेज दिए जा रहे हैं। अब जब यहाँ से सोडियम आयन निकल करके यहाँ आ जा रहा है तो यहाँ पे सोडियम आयन की कमी हो जाएगी, अंदर सोडियम आयन की कमी हो जाएगी। अब अंदर जब सोडियम आयन की कमी होगी, हमको पता है अब हमारे पास जब पैसे की कमी हो जाएगी तो हम चाहेंगे कि हम भी कहीं से अब पैसा ले। जब हमारे पास पैसे की कमी हो जाएगी तो हम चाहेंगे कि हमें भी अब कहीं से पैसा मिले, तो हम जो भी सोर्स रहेगा हमारा वहां से पैसा लेना स्टार्ट करेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। जब इनका सोडियम आयन बाहर जा रहा है, यहाँ पे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है, तो जैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट हो रहा है, बाहर यहाँ पे सोडियम आयन ज्यादा है, तो ये सोडियम आयन क्या होगा, एक कैरियर के थ्रू, एक चैनल के थ्रू अंदर आना स्टार्ट होगा। ठीक है, और इस चैनल को हम क्या कहते हैं, SGLT। ठीक है, इस चैनल को हम क्या कहते हैं, SGLT। अब SGLT के हेल्प से क्या हो रहा है, सोडियम आयन जो है वो ल्यूमेन से म्यूकोसल सेल में आना स्टार्ट हो रहा है। जब ये प्रोसेस होगा कि सोडियम आयन ल्यूमेन से म्यूकोसल सेल में आएगा, तो ये कुछ एनर्जी भी रिलीज करेगा। इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी भी रिलीज होगा। वो एनर्जी कहां जाकर के यूज होगा, वो एनर्जी हेल्प करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज को सेम चैनल से अंदर आने में। हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज यहां प्रेजेंट था, इसी ग्लूकोज और गैलेक्टोज को हमको पहले यहाँ पे लाना है। अब यहाँ पे लाने के लिए ये पूरी महाभारत रची जा रही है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्या कर रहा है, सोडियम को बाहर भेज दे रहा है, जिसकी वजह से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे सोडियम आयन की कमी हो गई, बाहर तो सोडियम आयन है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब हो जाता है तो हमको पता है क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीजें जानी चाहती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक चैनल है जिसको हम कहते हैं SGLT। इस चैनल के थ्रू सोडियम आयन जो है वो अंदर आना स्टार्ट कर रहा है। और जब ये प्रोसेस हो रही है कि SGLT के थ्रू सोडियम आयन अंदर आ रहा है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और ये एनर्जी क्या करता है, ये एनर्जी हेल्प करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज को कि भाई आओ। ऐसा समझ लो कि ये जा रहा है जब सोडियम आयन, तो ये इतना चालाक है कि अपने तो जा ही रहा है, अपने साथ साथ अपने दोस्त का रास्ता भी बना रहा है। कह रहा है कि हम जाते हैं, कहते हैं ना कैसे चोर लोग जब चोरी करने जाते हैं तो एक दो जो रहते हैं वो कहते हैं भाई हम घुस रहे हैं, फिर पीछे से तुम लोग आना, हम तुम लोग को रास्ता देंगे। यहाँ पे ये कोई चोरी नहीं करने आ रहा है, मैं बस बता रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप जिससे समझ सको। ठीक है, तो ये सोडियम आयन जैसे ही अंदर जाएगा एक एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी किस में यूज होगी, ये एनर्जी यूज होगी ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर आने में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, इस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कह रहे हैं, इस ट्रांसपोर्ट को हम कह रहे हैं को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, को का मतलब क्या होता है, को का मतलब होता है साथ साथ। तो को ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है साथ साथ, तो हो रहा है साथ साथ। आप देखो सोडियम आयन आ रहा है तो उसी के साथ ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी तो आ रहे हैं, तो साथ साथ हो रहा है। और यहाँ पे एनर्जी का यूज हो रहा है, एनर्जी का यूज हो रहा है, तो ये कैसी प्रोसेस हो जाएगी, जिस प्रोसेस में एनर्जी या एटीपी रिक्वायर्ड होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, चलो
अब क्या हो रहा है कि चलो भैया ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो थे वो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद ये सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से ये क्या करेंगे, इंटेस्टाइनल फ्लूइड में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ग्लूकोज गैलेक्टोज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, लेकिन हमारी ब्लड कैपिलरीज में नहीं है, तो फिर ये क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज में भेज दिए जाते हैं। और अल्टीमेटली हमारा काम यही था, ब्लड को देना था, ब्लड तो अपने आप पूरे बॉडी में पहुंचा देगा। ये हो गए ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात। अभी बचा है हमारा एक कौन, फ्रक्टोज भैया बचे हुए हैं। फ्रक्टोज भैया भी क्या करते हैं, एक चैनल है जिस चैनल के हेल्प से इनको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ये इस चैनल की हेल्प से पहले इसमें आते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं और साथ में सारे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, फिर साथ में सारे बाहर आ जाते हैं और ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। एक और तरीके से हो सकता है, एक और तरीके से क्या होता है, कभी कभी ग्लूकोज क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन से भी पास आउट हो जाता है। सिंपल डिफ्यूजन से वो कैसे होता है, वो इंटेस्टाइनल फ्लूइड में आ जाता है डायरेक्ट। तो ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एब्जॉर्प्शन मींस व्हाट, अगर वो हमारे ब्लड कैपिलरीज तक पहुंच गया तो मतलब एब्जॉर्ब कर लिया गया है। अब ब्लड उसको जहां जरूरत होगी वहां पहुंचा देगा, और ब्लड कैपिलरीज तक हमने इसको पहुंचा दिया। कैसे पहुंचाया, सोडियम पोटेशियम पंप था जो सोडियम को बाहर कर रहा था, पोटेशियम को अंदर कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे सोडियम की कमी हो जा रही थी। सोडियम की कमी होने की वजह से ल्यूमेन से सोडियम जो है एक चैनल के थ्रू, जिसका नाम है SGLT, इस चैनल के थ्रू अंदर आ रहा था। जैसे ही अंदर आ रहा था ये कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा था। इस एनर्जी के रिलीज करने की वजह से वो हेल्प कर रहा था ग्लूकोज और गैलेक्टोज को कि वो भी अंदर आ जाए, और वो जब अंदर आ जा रहा था तो फिर उनको इंटेस्टाइनल फ्लूइड में भेज दिया जा रहा था, और फिर ब्लड कैपिलरीज में वो ट्रांसपोर्ट हो जा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जा रहे हैं। सेम उसी तरीके से फ्रक्टोज जो है वो भी एक चैनल की हेल्प से अंदर आ रहा था, फिर उसके बाद इंटेस्टाइनल फ्लूइड में चला जा रहा है, और फिर ब्लड कैपिलरीज में चला जा रहा है। एक और तरीका हमने बताया कि ग्लूकोज जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से भी हो सकता है। देखिए ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक होता है एक्टिव प्रोसेस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब किसी की हेल्प से जा रहा हो। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, हेल्प से जा रहे हैं। देखिए ये चैनल की हेल्प से फ्रक्टोज आ रहा है, तो इसका मतलब इसका डिफ्यूजन कैसा हो रहा है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, किसी की हेल्प नहीं ले रहा है, बस चला जा रहा है, तो वो हो गया सिंपल डिफ्यूजन। एक्टिव प्रोसेस क्या हो जाता है, जिसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। एटीपी के, अरे यार मैंने ये होमवर्क दिया था आप लोगों को, देखिए मैंने बता दिया। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, जिसको आता होगा वो तो पहले ही रिप्लाई कर चुका होगा। तो ये तीन तरीके से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हम कह सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज प्रेजेंट है, और तीनों अलग तीन तरीके से हो रहे हैं। एक सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, और एक्टिव प्रोसेस हो रहा है। इन सारे तरीके से कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं लिखा क्या है। जो मैंने समझाया है लिखा भी वही होगा। द डाइजेस्टेड हेक्सोज, यहाँ पे हेक्सोज होगा। The digested hexose and pentose passes from muscle cells into the blood capillaries. ठीक है, blood capillaries तक पास करना। The transport of glucose and galactose is active process. जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी को ले रहा था। And galactose is active process and is much faster as compared to other sugar molecules. और अगर कंपैरिजन करें तो इनका प्रोसेस फास्ट भी हो रहा है। भाई इनको एटीपी मिल रहा है, इनको तो जब मिल ही रहा है तो जल्दी तो करेंगे ही करेंगे। तो ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है और ये बहुत फास्ट हो रहा है इन कंपैरिजन टू अदर सुगर मॉलिक्यूल्स। अदर सुगर मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में बहुत फास्ट हो रहा है। The transport of glucose and galactose is affected by the amount of sodium ion in the intestinal lumen. मैंने कहा ना इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में कितना सोडियम आयन प्रेजेंट है ये डिपेंड करता है उस पे कि उतना ही ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज और गैलेक्टोज का होगा। क्यों? क्योंकि जब इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से म्यूकोसल सेल में सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा और वही एनर्जी की हेल्प से ये दोनों अंदर आएंगे। तो जितना सोडियम होगा उतना वो एनर्जी रिलीज करेगा, जितना एनर्जी रिलीज करेगा उतना ग्लूकोज और गैलेक्टोज अंदर आएंगे। ठीक है,
इसीलिए कहते हैं कि ये क्या होता है, एक को ट्रांसपोर्ट होता है। The high concentration of sodium ion on the mucosal surface facilitate the transport, while low concentration inhibit the sugar influx into the epithelial cell. High concentration होगा तो वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। This is because sodium ion and glucose or galactose share the same carrier called as sodium ion dependent glucose transferase SGLT। मैंने कहा था ना कि वो क्योंकि वो सेम कैरियर को यूज कर रहे हैं, सेम फैसिलिटेटर को यूज कर रहे हैं, SGLT को ही, दोनों के दोनों। Now the intracellular sodium ion is low, hence sodium ion moves along the concentration gradient। जब वहां पे concentration gradient बन जा रहा है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है, तो वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जो है सोडियम आयन मूव करना स्टार्ट कर दे रहा है। नाउ द सोडियम आयन इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द लेटरल इंट्रासेलुलर स्पेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द एक्टिव प्रोसेस वेयर इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डिफ्यूजेड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। और फिर वो वहां पे भेजा जा रहा है और वहीं से क्या हो रहा है, सोडियम आयन जो और ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज में भेज दिए जा रहे हैं। क्लियर है इतना? ये था एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हमें एक छोटी सी बात ये देखनी है कि हमने नोट करके लिखा है तो जरूर ये कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। ये देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट में क्या है। मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन टुगेदर विद शुगर मॉलिक्यूल। सोडियम आयन शुगर मॉलिक्यूल के साथ मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन टुगेदर विद शुगर मॉलिक्यूल, तो नोन एज को ट्रांसपोर्ट। उसको क्या कहते हैं? को ट्रांसपोर्ट, क्योंकि साथ साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वेयर एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज इज कंप्लीटेड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जबकि फ्रक्टोज के साथ ऐसा कुछ नहीं है, कोई सोडियम आयन उसकी हेल्प नहीं कर रहा है कि हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, हम जा रहे हैं तो साथ साथ तुम भी आओ, हम जा रहे हैं हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो तुम भी आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या हो रहा है, सिर्फ एक सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हेल्प से डिफ्यूज हो रहा है। एक चैनल प्रेजेंट है जो उसको हेल्प कर रहा है कि हाँ ठीक है तुम अंदर चले जाओ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट, या हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट वी विल सी द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। अब हम देखेंगे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। सेम चीज हम सबको यहाँ पे पता है कि भाई यहाँ पे क्या होता है, ये ल्यूमेन हो गया, दिस इज विलाई, दिस इज एंटेरोसाइट या म्यूकोसल सेल, और ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हो गई, और यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होगा, इंटेस्टाइनल फ्लूइड। अब कहानी वैसे ही है जैसी थी इसके पहले कार्बोहाइड्रेट वाले में। कहानी कैसी है? कहानी वैसी ही है जैसे इसके पहले कार्बोहाइड्रेट वाले में थी। अब कहानी यहाँ पे भी कहाँ से शुरू होती है? सोडियम पोटेशियम पंप से। कहाँ से शुरू होगी? सोडियम पोटेशियम पंप से। सोडियम पोटेशियम पंप अगेन क्या करेगा? सोडियम आयन को बाहर भेजेगा। एंड ठीक है, सोडियम आयन को बाहर भेजेगा, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पे सोडियम आयन की कमी हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है। क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से क्या होगा? ल्यूमेन से सोडियम आयन अंदर भेजा जाएगा। ल्यूमेन से सोडियम आयन अंदर भेजा जाएगा और ये क्या करेगा? रिलीज करेगा एनर्जी, और इस एनर्जी को यूज करके जो हमारा अमाइनो एसिड है वो भी अंदर आ जाएगा। और अंदर आने के बाद भैया अब अंदर आ गए, सबसे ज्यादा मुश्किल इनको इन्हीं के अंदर आना है। अंदर आ गए
मतलब अब सारा काम ये कर लेंगे। अब जब ये यहाँ आ गए तो यहाँ से एक चैनल के थ्रू इंटेस्टाइनल फ्लूइड में आ जाएंगे। इंटेस्टाइनल फ्लूइड में से फिर ये क्या करेंगे, ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे। ठीक है, अमाइनो एसिड्स मतलब क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ किसका हो रहा है, प्रोटीन्स का, बिकॉज अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ल्यूमेन में सोडियम आयन प्रेजेंट है, हमारे यहाँ पे म्यूकोसल सेल में भी प्रेजेंट है, जहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से ये बाहर भेज दिया जा रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डेवलप होने की वजह से क्या हो रहा है, सोडियम आयन को अंदर भेजा जा रहा है, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी की हेल्प से अमाइनो एसिड भी अंदर आ जाएगा, सेम चैनल से ही, सेम ट्रांसपोर्टर से ही अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद क्या होगा, फिर ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, इससे क्या होंगे, ये बाहर आ जाएंगे, फिर उसका सिंपल डिफ्यूजन से ये ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन है। देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये इसको आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब समझ रहे हैं तो हम चीजों को बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम में ही समझ ले रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इट्स ओके, फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ। अगर मान लीजिए स्टिल कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आपका कंफ्यूजन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्या है, अमाइनो एसिड्स आर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द हेपेटिक पोर्टल वेन्स। क्या हो रहा है, रैपिडली एब्जॉर्ब हो रहा है इंटेस्टाइन से हेपेटिक पोर्टल वेन्स में। द एल आइसोमर ऑफ अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब रैपिडली एज कंपेयर टू डी आइसोमर। जो दो टाइप्स के होते हैं, एक एल आइसोमर, एक डी आइसोमर। तो एल आइसोमर जो है वो डी आइसोमर के कंपैरिजन में रैपिडली एब्जॉर्ब हो रहा है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है। क्यों? क्योंकि एल आइसोमर जो होता है वो एक्टिवली होता है और डी आइसोमर जो होता है वो पैसिवली होता है, इसीलिए वो एल वाला ज्यादा जल्दी हो रहा है इन कंपैरिजन टू डी। यहाँ पे ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन हमारा खत्म हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन विल बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हमारा डाइजेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, रेस्पिरेशन। अब देखो फैट का डाइजेशन होना है। अब हमें क्या पता है कि ये क्या हो गया, ये एरिया ल्यूमेन हो गया इंटेस्टाइन का, ये वही माइक्रोविलाई वाला काम हो गया, और ये म्यूकोसल सेल हो गया, एंड दैट इज द ब्लड कैपिलरीज। अब यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है और इसको वहां तक लेकर के जाना है। अब सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास प्रेजेंट होगा फैट ग्लोब्यूल्स। हमको पता होता है फैट ग्लोब्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इस फ्लैट ग्लोब्यूल्स को हम कह रहे हैं ट्राईग्लिसरॉल प्रेजेंट है। अब इस ट्राईग्लिसरॉल पे क्या होता है, ये फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगेन द रीजन इज सेम, फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। अभी क्या है, ये एक है, इतना सरफेस एरिया लिया हुआ है। अब इसको छोटे छोटे को सब इतना सरफेस एरिया लिया तो ज्यादा हो गया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, जो हम फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ रहे थे, दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। और याद करो इमल्सिफिकेशन करा कौन रहा था, तो इमल्सिफिकेशन कराने वाला हमारा बाइल सॉल्ट था। बाइल सॉल्ट का फंक्शन याद करिए, उसमें पहला फंक्शन था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ट्राइग्लिसरॉल प्रेजेंट है जिसमें बाइल सॉल्ट एक्ट करके इनको फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ दे रहा है। जब ये फैट ड्रॉपलेट्स में टूट जा रहे हैं तो अगेन अब इस पे कौन एक्ट करेगा, इस पे एक्ट करेगा पैनक्रियाटिक लाइपेज। कौन एक्ट करेगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज, और साथ में बाइल सॉल्ट भी प्रेजेंट है। अब ये पैनक्रियाटिक लाइपेज और बाइल सॉल्ट जो है वो इसको मिसल्स में कन्वर्ट कर देगा। किसमें, मिसल्स में कन्वर्ट कर देगा, और क्या रहता है, मोनोग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में तोड़ देगा। ठीक, अब ये जो मिसल्स है, ये मिसल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं,
अब इन मिसल्स के साथ भी कुछ कहानी हो रहा है। भाई ये मिसल्स फैट वाले हैं तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं हो सकते, और जब तक ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे तब तक विलाई से ये एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते हैं। और विलाई से एब्जॉर्ब कराने के लिए हमको इनको कैसा बनाना होगा, हाइड्रोफिलिक बनाना होगा, वाटर लविंग बनाना होगा, सो दैट कि ये वाटर में डिसॉल्व हो सके, और डिसॉल्व होने के बाद ये कहाँ जा सके, ये अंदर म्यूकोसल सेल्स में जा सके, जिससे कि बाद में इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा ब्लड कैपिलरीज में। अब आप देखो क्या हो रहा है कि ये मिसल्स जो है इनको बनाया कैसे जाए, कैसे हम इनको हाइड्रोफिलिक बनाएं। हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए क्या होता है, 3 चीजें हमारे पास होती हैं। ट्राइग्लिसराइड्स, देखो क्या हो रहा है कि जब ये मिसल्स बन रहे हैं ना, तो अगेन इनके साथ मोनोग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है वो जुड़ करके इसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स में। मिसल्स के साथ मोनोग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स जो है वो मिल करके इसको ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड में जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो ये ट्राइग्लिसराइड को कोट कर दिया जा रहा है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन बोले तो लिपिड प्लस प्रोटीन, उससे इसकी कोटिंग कर दी जा रही है। और जब इसकी कोटिंग कर दी जा रही है तो ये क्या हो जा रहा है, हाइड्रोफिलिक हो जा रहा है। और अब हम इस हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को क्या कह रहे हैं, इस हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन। क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन जो होता है वो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से म्यूकोसल सेल से इंटेस्टाइनल फ्लूइड और इंटेस्टाइनल फ्लूइड से ब्लड कैपिलरीज में भेज दिया जाता है। अल्टीमेटली क्या है, एब्जॉर्प्शन मींस ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचना। ब्लड कैपिलरीज तक पहुंच गया तो मतलब एब्जॉर्प्शन हो गया। पूरी कहानी आप देख लो क्या हो रहा है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है यार। हमें पता है कि हमारे पास फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, इस फैट ग्लोब्यूल्स पे बाइल सॉल्ट एक्ट करता है तो फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब इस फ्लैट ड्रॉपलेट्स पे पैनक्रियाटिक लाइपेज और बाइल सॉल्ट काम कर रहा है, ये इसको मिसल्स में कन्वर्ट कर रहा है। मिसल्स इज व्हाट कि इसमें क्या हो रहा है, मोनोग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है इसके साथ जुड़ जा रहे हैं जब, तो ये इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं ट्राइग्लिसराइड्स में। लेकिन ट्राइग्लिसराइड जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, लेकिन हमको उसको वाटर सॉल्युबल बनाना है। अभी ये हाइड्रोफोबिक है, हमको इसको कन्वर्ट करके हाइड्रोफिलिक करना है। हाइड्रोफिलिक करने के लिए हम क्या कहते हैं, इस ट्राइएसिल ग्लिसरॉल को कोट कर देते हैं लाइपोप्रोटीन से। जब ये लाइपोप्रोटीन से कोट हो जाता है तो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोफिलिक, और इसका नाम हम देते हैं काइलोमाइक्रोन। फिर एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। इस एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से क्या होता है, ये काइलोमाइक्रोन जो है वो ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचा दिए जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। फैट का भी एब्जॉर्प्शन हो गया। वही राम कथा यहाँ पे लिखी हुई है, हम पढ़ सकते हैं। अगेन मैं कह रही हूँ ये थ्योरी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मैं डायग्राम को समझा रही हूँ उसी टाइम आप इस चीजों को एकदम कहानी की तरह याद कर लोगे, कहानी की तरह समझ लोगे, तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। द पैनक्रियाटिक लाइपेज हाइड्रोलाइजेस ट्राई एसिड ग्लिसरॉल इनटू फ्री फैटी एसिड्स और मोनो एसिड ग्लिसरॉल और डाई एसिड ग्लिसरॉल। जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो इनको इस फॉर्म में तोड़ रहा है। विद द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इट फॉर्म्स अ स्मॉल ड्रॉपलेट व्हिच इज कॉल्ड एज मिसल्स। और कोलेस्ट्रॉल के साथ ये एक स्मॉल ड्रॉपलेट्स बना ले रहे हैं जिनको हम कह रहे हैं मिसल्स। दिस मिसल्स passes into the epithelial cell of intestine through where it is combined with the phospholipid cholesterol and amino acids to form a chylomicron। जहाँ पे वो काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये काइलोमाइक्रोन जो हो रहा है वो फिर क्या हो रहा है, ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज आउट हो जा रहा है। एक छोटा सा टर्म है काइलूरिया। काइलूरिया, ठीक है, देख लेते क्या है। इट इज द एबनॉर्मेलिटी इन विच पेशेंट सिक्रेट मिल्की यूरिन। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जहां पे जो पेशेंट्स होते हैं जिनको जो काइलूरिया से सफर करते हैं, उनका यूरिन जो होता है वो मिल्की हो जाता है। पेशेंट्स जो होते हैं वो मिल्की यूरिन सिक्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन यूरिनरी ट्रैक्ट एंड लिम्फेटिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि एक कनेक्शन बन जाता है
यूरिनरी ट्रैक और लिम्फेटिक सिस्टम के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, जिनकी वजह से इनका यूरिन जो है वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर डाइजेशन। यहाँ पे आज हमारा चैप्टर डाइजेशन खत्म होता है, जिसमें हमने डाइजेशन भी देख लिया, जो एंजाइम्स काम कर सकते थे वो भी हमने देख लिया, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है वो भी देख लिया। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे यही है कि जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो आपके स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, वाटर और एक्सक्रीशन वाली प्रोसेस होगी। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस हम अलग पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी उसको नहीं बता रही हूँ। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।